चौक में ना हम ये नहीं करेंगे कि सीधा राजनीति की बात। हाँ, वही मैं कहता हूँ कि यहाँ तक का सफर कैसे तय किया ये ज्यादा लोग जानते नहीं। उस समय ये धारणा बन गई थी मन में कि जिंदगी में सब कुछ करना है, राजनीति नहीं करना है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी आजकल बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं, खासकर पब्लिक फोरम पे या किसी बयान के जरिए। तो ये इस वफ की संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को वफ की जमीनें देने की एक शुरुआत है। बचेगा कोई नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 13,000 एकड़ जमीन रक्षा विभाग की अयोध्या में उठा के अडानी को दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज कहते साहब, इससे आमदनी बहुत हो जाएगी कि भैया जोहर की नमाज है इतना टिकट है, ईसा की नमाज है इतना टिकट है। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 100 साल तक एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को अपना प्रमुख नहीं बनाया। बीजेपी वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ जाते हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जाती हैं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं जाते क्योंकि वो दलित समाज के। जेल के अधिकारी ने मुझे स्पेशली आके बोला, सर आप 24 घंटे सर्विलांस में रहते हैं, थोड़ा दुखी रहा कीजिए। सभी दोस्तों को आदाब और नमस्कार। द चौक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जो जब से तिहाड़ जेल से वापस आए हैं, इनके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति आ गई है जिस पे हैरत होती है। शफीक भाई, इसमें कोई शक नहीं, जिस बेबाकी और जिस धुआंधार तरीके से ये पार्लियामेंट में बाहर अपनी बात रख रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से एनर्जी आई है। अच्छा, जेल जाने से पहले भी हम इनको सुनते थे, पढ़ते थे, और उसके बाद भी अब सुन रहे हैं। इस बेबाकी में और इस बेखौफी में इजाफा हुआ है या कोई और रीज़न है इसका? शफीक भाई, अब मैं तो जानता नहीं, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जी से। आप द चौक में हैं और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये समझिए कि आप चाय की टपरी पे बैठे हैं। ये सुल्तानपुर है या लखनऊ, कॉलेज के दिन या जवानी के दिन, बिल्कुल एकदम हम रिलैक्स माहौल में बात करेंगे। हम समझेंगे आपको। हम राजनीति से बेहतर और राजनीति से ज़्यादा समझना चाह रहे हैं कि संजय सिंह जी हैं कौन। हम ये भी समझेंगे कि एज ए पॉलिटिशियन तो सब आपको जानते हैं, एज ए पर्सन आप कैसे हैं, एक फादर के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे। जब मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की तो मैंने एक संस्था बनाई थी, आज़ाद समाज सेवा समिति। तो उस संस्था की तरफ से काम क्या करते थे हम लोग? ब्लड डोनेशन का काम करते थे, गोमती की सफाई का काम करते थे। अच्छा, गोमती की गोमती लखनऊ में? गोमती की सफाई सुल्तानपुर में भी गोमती है। अच्छा, तो वहाँ पे गोमती की सफाई का काम करते थे। गर्मियों में पौशाला चलाते थे। अब देखिए, यहाँ तक का सफ़र तो लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि 20 घड़े रोज़ भरना होता था। तो अपने साथियों के साथ पूरे उन घड़ों को भरना, फिर बैठ के लोगों को पानी पिलाना, पानी की समस्या, सेवा का काम। पानी की ऐसी कमी रहती थी? गर्मियों में दिक्कत आती थी। जो लोग, जैसे हमारा जो प्याऊ था वो लगता था कचहरी के पास, तो जो बेचारे गांव से लोग आते थे सुल्तानपुर में, तो उनको समस्या होती थी। शहीद खुदीराम बोस की जयंती पे 3 दिसंबर को हर साल हम लोग रजाइयों का वितरण, कंबलों का वितरण, ये काम अभी तक हम लोगों का संस्था। किस ईयर में शुरू किया आपने? ये शुरू किया था 94 में, 94 से 31। मतलब देखा जाए तो एक राजनेता की बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टोरी है कि मतलब एक्चुअल में शुरुआत तो ऐसी ही होनी हाँ, चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि उस समय ये धारणा बन गई थी मन में कि जिंदगी में सब कुछ करना है, राजनीति नहीं करना। अच्छा, सारे काम करना है, राजनीति नहीं करना है, क्योंकि राजनीति के लोग अच्छे नहीं होते। अच्छा, ये आप आज भी किसी नौजवान से बात कीजिए, वो कहता है सब कुछ करना है, राजनीति नहीं करना है, राजनीति बहुत बुरी चीज है। तो ये धारणा कब बदली? बहुत बुरी चीज है। तो अब मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि जब पढ़ाई खत्म कर ली तो फिर जब मैं वापस आया, मुझे लगा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी। अच्छा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे राजनीति भी नहीं करनी थी, नौकरी भी नहीं करनी थी, राजनीति भी नहीं करनी थी, समाज सेवा का काम करना था, लोगों की मदद करनी। ये कॉलेज किधर था उड़ीसा में? वैसे उड़ीसा में क्योंझर, क्योंझर, हाँ, क्योंझर में। और वहाँ पे आज
मेरी फोटो भी लगी हुई है, बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये संजय सिंह इस जगह से संस्था से पढ़े हुए। तो हमारी डिग्री खोजने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पापा कोशिश करते थे कि भाई तुम अब आगे तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, नौकरी वगैरह करो। शादी शादी जल्दी हो गई मेरे जल्दी ख्याल 22 साल की उम्र में शादी हो गई। जल्दी हो गई। फिर धीरे धीरे छोटा भाई था, उसने इंजीनियरिंग किया, उसकी नौकरी लग गई। से। अच्छा। तो एक आपने अभी भी नहीं ज्वाइन करी? हमने नहीं किया। अच्छा। तो फिर राजनीति में मम्मी को समझ में आ गया कि ये कुछ नौकरी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। तो माताजी ने फिर एक दिन पिताजी को कहा कि भाई हर आदमी घर में कमा रहा है। हमारी दादी भी टीचर थी, तो अगर एक आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है सेवा का, उसको करने दो, कोई इसको परेशान मत करो। फिर बदलाव कैसे है, मतलब राजनीति की तरफ? हाँ, अब उसकी बात करता हूँ। तो फिर ये ब्लड डोनेशन के काम में हमारे बहुत सारे लोग लगते थे। इसके अलावा फिर हमने काम किया कि हम गोष्ठियाँ करते थे कि जैसे शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, उस पर एक विचार गोष्ठी की, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, युवाओं को कैसे उनसे प्रेरणा मिले कि भाई उन्होंने क्या किया अपनी प्रेरित करना। कभी चंद्रशेखर आजाद पे, कभी इस पे। और ये ब्लड डोनेशन का काम भी, इसके पीछे भी यही सोच थी कि भाई उन लोगों ने अपनी जान दे दी, हम क्या अपने शरीर का खून किसी को नहीं दे सकते? खून दे दीजिए। दे दीजिए। मैं 50 बार का खुद का ब्लड डोनर हूँ। अच्छा। मोर देन 50 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ये मैसेज संजय जी देने की जरूरत है यूथ को। तो को लगता है वही मैं कहता हूँ कि यहाँ तक का सफर कैसे तय किया, ये ज्यादा लोग जानते नहीं। हाँ, इसीलिए हमने सोचा था कि देखिए चौक में ना हम ये नहीं करेंगे कि सीधा राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें हो, पता वो चले जानते हैं कि आप भाई करते हैं। राज्यसभा में बोलते हैं और ये एमपी बन गए। लेकिन और पीछे हमारे से संजय सिंह जी कौन है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे हुआ? फिर मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर हैं रघु ठाकुर जी। डॉक्टर लोहिया के साथ वो काम कर चुके हैं। जनता दल के वो उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। वो एक कार्यक्रम में आए सुल्तानपुर। अच्छा। समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुके थे, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाई थी, डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर। तो शहीद आजम भगत सिंह के कार्यक्रम में मैंने उनको आमंत्रित किया था। तो वो आए और हम सब 100-150 लोग माला फूल लेके एसी डिब्बे के सामने उनका इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। तो मैंने कहा देखो नेता सब ऐसे ही होते हैं। हम लोग कितना उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे हमारे प्रोग्राम में, आए नहीं। फिर हमने देखा कि एक दूर कोई एक व्यक्ति जो है वो गांधी झोला हाथ में लिए। तो हमारे साथ वाले ने कहा अरे वो रघु ठाकुर है, वो स्लीपर क्लास से निकले। अच्छा। तो पहला जब मैंने उनको देखा तो एक इम्प्रेशन बना कि यार ये ऐसे नेता होते हैं। तो बड़े बड़े पदों पे रहे और देखिए कितनी साधारण ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो उनके साथ मैंने उनको सॉरी भी बोला पहुंच के। मैंने कहा देखिए मैं तो सोच रहा था कि आप भी दूसरे नेताओं की तरह जो है वो मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश से के रहने वाले हैं और यहाँ दिल्ली में डीटीए फ्लैट्स में इधर माता सुंदरी रोड पे रहते हैं। फिर घर पे आए तो हमने उनसे उल्टा कहा, हमने कहा जब आप इतने अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं तो आप राजनीति के रास्ते पे क्यों हैं? आप तो राजनीति के अगेंस्ट थे। मैं पूरी तरह से, जो भी दिन भर में कोई एक आध मिल जाता था तो उससे जानबूझ के मैं राजनीति के खिलाफ बोलता था कि नहीं ये काम नहीं करना है। उन्होंने अपनी तरीके से समझाया तो मुझसे बोले कि बच्चों की फीस जो स्कूलों में तय होती है वो कौन तय करता है? राजनीति। तुम्हारे घर की रोटी जो बनेगी उसका दाम कौन तय करता है? राजनीति। तुम्हें अस्पताल में फीस देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी या मुफ्त में इलाज होगा, कौन तय कर? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की व्यवस्था किससे चल रही है? राजनीति से। तो तुम अगर अस्पताल में 2, 4, 10 मरीजों की रोज़ सेवा कर देते हो और वहाँ आने वाले 500 मरीजों का इलाज अच्छा नहीं होता और उनको ठीक से दवाएं नहीं मिलती, इलाज नहीं मिलता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? राजनीति। तुम्हारे गांव की, फिर बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए कि गांव की सड़कें टूटी हुई हैं या खाद की बोरी नहीं मिलती, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? राजनीति। क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं आएंगे, ये सोच गलत है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। राजनीति में बुरे लोग हैं इसलिए नहीं आएंगे, ये सोच गलत है।
राजनीति में बुरे लोग आए कैसे? क्योंकि क्या अच्छे राजनीति लोगों ने में गांधी participate गांधी जी नहीं थे? क्या राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे? क्या राजनीति में डॉक्टर लोहिया नहीं थे? क्या राजनीति में जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे? क्या राजनीति में मधु लिमये जी नहीं थे? क्या राजनीति में कर्पूरी ठाकुर जी नहीं थे? क्या राजनीति में राजनारायण जी? उन्होंने ऐसे तमाम नाम गिनाए और बोले कि ये सब बेईमान थे। ये अच्छी तो मैं मिसालें थोड़ी थी। बहुत जानकारी थी तो मुझे लगा कि हाँ ये सारे नाम तो कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो जिनको कहा जाए कि इन्होंने कोई बेईमानी साफ की है। सुथरे लोग हैं वो। साफ सुथरे लोग। राजनीति में अच्छे लोगों ने जगह खाली कर दी, इसलिए बुरे लोग हाँ, इसमें इसलिए आए। ऐसे लोग आ गए। फिर जिस कमरे में रुके थे उसका उदाहरण दिया उन्होंने, बोले जैसे मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे को अभी खाली कर दूं तो कुछ दिन बाद यहाँ जुआ खेलने वाले आएंगे, फिर इलाके के गुंडे आके बैठने लगेंगे, फिर माफिया एलिमेंट आके बैठने लगेंगे। तो इस घर पे कब्जा किसका हो जाएगा? बुरे लोगों का। और गलती किसकी है? हमारी, कि हमने इसको खाली हमने कर खाली कर दिया। मतलब जनता को तो उनकी वो सब बातें जो है बड़ी झकझोरने लगी मुझे लगा कि यार बात तो इनकी ठीक है। तो उन्होंने चलते समय मुझे एक किताब दी डॉक्टर लोहिया की, भारत माता धरती माता, और फिर अपनी पार्टी का, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य था उससे संबंधित एक किताब थी वो उन्होंने दिया। तो वही आपका टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने वो किताब पढ़ी, एक बार पढ़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ईमानदारी से मैं बताऊं। फिर दोबारा पढ़ी, फिर उसमें लगा यार ये कुछ बात तो है इस किताब में। फिर लोहिया को मैंने काफ़ी, उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। मतलब मुझे लगने लगा कि नहीं, राजनीति में सारे लोग बुरे नहीं हैं, ये कहना गलत है, और अगर बुरे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है उसको साफ करना। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर उनकी पार्टी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। कई एक दो बार उन्होंने पोस्ट कार्ड से मुझे लिखा, मैंने उनको जवाब दिया। तो फिर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया, और उसके पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सभासद होते थे, वो भी हमारे शहर से, फिर सुल्तानपुर से। हाँ, लेकिन उसमें मैंने ऐसा संगठन तैयार किया, बहुत ही ज़बरदस्त संगठन तैयार किया। रेडी पटरी वालों का संगठन तैयार किया, रिक्शे वाले, आपने जो अपने संगठन में भी शायद हॉकर्स के लिए काम किया हॉकर्स है। के लिए काफ़ी देर, लंबे समय तक काम किया। और फिर एक मजबूत संगठन से, प्रशासन से, फिर हम लोग जो चाहते थे लड़ाई लड़के वो करवाना की ताकत हमारे पास उस समय आ गई। और फिर एक नगर पालिका का चुनाव लड़े वहाँ पे, तो उसमें करीब 12,056 वोट लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को मिला। अच्छा, आप लड़े? अनूप जी हमारे एक दोस्त हैं, तो अनूप संडा जी, वो वहाँ से चुनाव लड़े। अच्छा। तो आपने उनको लड़ा है पहला 12,056 वोट मिले। अच्छा सपोर्ट वहाँ मिला। 200 वोट से वो चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन वो बहुत अच्छा चुनाव था। 2005 के आसपास आरटीआई का आंदोलन शुरू किया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो संदीप पांडे जी एक मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, जानते होंगे आप, लखनऊ से। तो उन्होंने उस आरटीआई के आंदोलन से मुझे जोड़ा। 3 काम मुझे याद हैं जो फ्रंट पेज स्टोरी बनी थी, जिसको मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई और 24 घंटे या 48 घंटे में लोगों का काम हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से फ़ोन गया कि भाई ये सारी डिटेल्स आप जब भी कभी दिल्ली आए तो लेके आइएगा। तो वो सारी अखबार की कटिंग वटिंग में लेके यहाँ पहुँचा दिल्ली जंतर मंतर पे। हमारा एक कार्यक्रम था कि तो वहाँ पे जो विभव केजरीवाल जी के साथ रहते हैं, तो वो आए, उनको मैंने सब 2005 में, ये करीब 6-7 की बात है। अच्छा। फिर ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने, इस दौरान आप वहीं पे पार्टी में अपने पार्टी का काम करता रहा, सेवा का काम करता रहा। 2011 से पहले स्वराज का आंदोलन शुरू किया अरविंद केजरीवाल जी ने। उसके सिलसिले में वो सुल्तानपुर आए। एक बार मेरी अरेस्ट हो गई थी तो आए सुल्तानपुर। अरेस्ट कब हुई आपकी? ये अरेस्ट हुई थी मेरी, वैसे छोटे मोटे आंदोलनों में तो मैं जाता रहा। एक बार मेरी अरेस्ट हुई थी, शहर की काफ़ी दुकानें तोड़ी गई। अच्छा। तो उसमें मैंने प्रोटेस्ट किया था, तो मुझे अरेस्ट करके जेल में कितने डाल दिन दिया। जेल में रहे? करीब 1 हफ्ते। तो हमें लगता था यही पहली बार आप। नहीं, मैं बिहार बनारस पहुंचे। की जेल में रह चुका हूँ आंदोलन में। कोका कोला के खिलाफ हमने आंदोलन किया था। मैं सुल्तानपुर की जेल में रह चुका हूँ, तो ऐसा पहली बार नहीं था। उसके बाद फिर स्वराज का आंदोलन था, वो अच्छा लगा मुझे, मैं उसके साथ जुड़ा।
फिर 11 में ये शुरू हो गया अन्ना जी का आंदोलन, अन्ना अन्ना आंदोलन से जुड़ा आंदोलन अन्ना जी का था, पर अन्ना जी नजर नहीं आते और वो कहते हैं कि मैं केजरीवाल जी के साथ नहीं, आपके साथ नहीं, तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं राजनीति के बहुत खिलाफ था, उनकी अपनी सोच ये रही कि भाई हम सेवा का काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम इसी रास्ते पे बढ़ेंगे। तो अब उसमें हम कौन होते हैं सलाह देने वाले? कई लोग कहते हैं अगर केजरीवाल जी अगर राजनीति में ना आते तो देश के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि राजनीति में आके उन्होंने बेहतर काम किया। 10 साल का अगर अरविंद केजरीवाल जी का काम आप देखेंगे दिल्ली में, खास तौर से 2 मुद्दे ही ले लीजिए आप, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज दिल्ली के अभिभावकों से जाके आप पूछिए, रो रहे वो लोग, फीस बढ़ गई बच्चों की, 80% स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर बिजली की कटौती होने लगी। हमने बिजली का दाम बढ़ना तो दूर, फ्री बिजली दिया दिल्ली में, फ्री पानी दिया। आपको क्या लगता है कि इस इतने काम के बाद भी महिलाओं को बस की यात्रा दी? तो 10 साल में बेहतरीन एक गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिया। समस्या कहाँ थी? समस्या थी कॉन्फ्लिक्ट जो केंद्र सरकार हमसे हर दिन करती थी, समस्या वहां थी। अच्छे स्कूल बना रहे हो, नहीं बनाने देंगे। अच्छे अस्पताल बना रहे हो, नहीं बनाने देंगे। फ्री बिजली दे रहे हो, नहीं करने देंगे। तीर्थ यात्रा कराना चाहते हो, नहीं कराएंगे। मतलब अगर एक चुनी हुई सरकार है जिसको 67 सीटें मिली, फिर 62 सीटें मिली, उसको आप काम ही नहीं करने दोगे। उसके बावजूद इतना बेहतरीन काम करके केजरीवाल जी ने दिखाया। पर क्या जनता तक ये बात जा नहीं पाई? क्योंकि मतलब कैसे हारे और खुद मतलब देखिए क्या होता है, आपके पास डेमोक्रेसी में ऑप्शन नहीं है कि आप जनता की किसी बात को अपने ढंग से आप नकारें या उस पर कोई टिप्पणी करें। जो उसका आदेश है आप उसको स्वीकार कीजिए। यही जनता थी जिसने हमें 13 में 28 सीटें दी। यही जनता थी जिसने हमें 67 सीट दी। यही जनता थी जिसने हमें 62 सीट दी। जब हमने काम करके दिखाया 49 दिन में, तो उन 49 दिन की सरकार में लोगों को लगा यार थोड़ी चूक रह गई, इस बार खूब जम के वोट कर दो, इनको 5 साल के लिए लाओ केजरीवाल को। 67 सीट दी, हमने बेहतरीन काम करके दिखाया। 62 सीट दी, हमने अच्छा काम करके दिखाया। लेकिन अंतिम के जो 2 साल थे, ईमानदारी से इसको मानना पड़ेगा कि उन 2 सालों में उन्होंने हमें हर तरीके से डिस्टर्ब किया। केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया, सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में भेज दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। पार्टी की इमेज को रोज चोट पहुंचाते रहे। तो इसलिए पिछला जो चुनाव के पहले का जो 2 साल था, उसमें हमारे सारे काम इन्होंने रोके, काम को होने नहीं दिया। बावजूद इसके 43% लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट किया। और अगर मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने अपने तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया होता तो आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। किस तंत्र के दुरुपयोग की? वोटर्स को पैसे, रुपए, साड़ी, चादर बांट के वोट लेना, लोगों के नाम जुड़वाना, लोगों के नाम कटवाना, लोगों के नाम शिफ्ट कराना, हर प्रकार से। आप इसको रोक क्यों नहीं पाए? आप तो हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब क्या है, आपके पास पुलिस है नहीं। हमारे लोग जहां प्रचार करने जाते थे उनको मुकदमे लिख के उनको थाने बिठा लेना। मैं कितनी बार थाने गया हूं इस पूरे चुनाव में। पर इसका मतलब तो यह है कि जनता काम को वोट नहीं दे रही, अभी भी ल्योर हो रही है। अभी इतने जल्दी इस कंक्लूजन पे मत पहुंचिए क्योंकि अच्छा। 2 महीने में ही जिस तरीके से जनता ये कहने लगी है कि भाई हमने केजरीवाल को हरा के गलती की, आम आदमी पार्टी को हरा के गलती की, तो मुझे लगता है कि ये कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा नहीं है कि काम पे लोग वोट नहीं देते, काम पे हमें वोट दिया। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल हमारे काम को इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया और जाहिर सी बात है तंत्र का दुरुपयोग किया। हिंदू मुसलमान ये करते ही रहते हैं, हालांकि हिंदू मुसलमान हमने यहाँ पे ज़्यादा चलने नहीं दिया इनका फॉर्मूला। लेकिन फिर भी हार तो हार है, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लोगों अरविंद केजरीवाल जी आजकल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, खासकर
पब्लिक फोरम पे या किसी बयान के जरिए, तो देखिए, लोगों में ये सवाल है कि क्यों ऐसा। मुझे लगता है कि कुछ समय लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए देना चाहिए। आपने एक फैसला दे दिया, हमने उस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब जो फैसला आपने लिया है उस फैसले के बारे में थोड़ा समय आपको मिलना चाहिए ये जानने के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या था, दोनों में क्या फ़र्क था। कितना समय, 6 महीने, साल भर? नहीं, मुझे लगता है अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो थोड़ा लोगों को जो समस्या, ऐसा नहीं कि पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के संगठन के, पार्टी के और दूसरे राज्यों के काम को या दिल्ली के संगठन के काम को देख रहे हैं अपने तरीके से। जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रंट पे आके बोलें, लेकिन लोग भी इन 3 महीनों में एहसास करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बर्बादी की गारंटी। पहली बारिश में ही 4 लोगों की मौत हो गई और दिल्ली में नाले के पानी सड़क पे आ गए पहली बारिश में। कितनी आलोचना होती थी हमारी, कितना मीडिया चलाता था खबरें। आज क्यों नहीं नाव चला रहे हैं सड़कों पे, आज क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है। जैसे वो पंचायत सीरियल का फुलेरा गांव वाली फीलिंग जो है अब लोगों को आने लगी है कि हाँ ये दिल्ली को उसी ओर ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास एक विचार है, भाई अच्छे स्कूल बनाने हैं, हमें अच्छे अस्पताल बनाने हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। पंजाब में हम ये बदलाव देखेंगे। अभी भगवंत मान जी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है और भी बदलाव वहाँ पे देखेंगे। मेरे ख्याल से 53,000-54,000 तो नौकरियां दे चुकी है, सरकारी नौकरी। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ पानी पहुँचे हैं। वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पंजाब में बेहतरीन काम करके हमारी सरकार। नशे के मामले में पंजाब, नशे के मामले में पूरा युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू है और हम गांव-गांव में वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ तक आपको कामयाबी मिली है? काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। बहुत सारे नशे पकड़े गए हैं वहाँ पे, नशेड़ी पकड़े गए हैं, नशे को संचालित करने वाले गिरोह पकड़े गए हैं और उन पे कार्रवाई हो रही है। अब लोग उड़ता पंजाब को भूल जाएंगे? अब मुझे तो लगता है कि भूल जाएंगे। मैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी उस सवाल पे आता हूँ कि लोगों में एक ये जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि तिहाड़ से आने के बाद आप में ऊर्जा और मतलब एक जो स्पीचेस हैं वो आपकी और धुआंधार हो गई हैं। तो ये इसका क्या राज है, ये कैसे? भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, फाइल दिखाओ, दबाव बनाओ, ये पूछो कि जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है और बीजेपी में शामिल कर लो। और ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इनकी कोई फाइल पकड़ ली है? सुन तो लीजिए आप पूरी बात। पूरे देश में ये माहौल है कि भाई बीजेपी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से पंगा लिया मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। और ये डराने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ये मुकदमा लिख देंगे, वो कर देंगे। जिंदगी में मैंने कभी ना कोई भ्रष्टाचार किया है और ना कोई शराब घोटाले जैसी चीज। और मेरा नाम जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पे जोड़ा गया उसके 10 स्टेटमेंट हैं। 10 स्टेटमेंट में 9 में उसने कहा हम संजय सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं। एक जगह इन्होंने गलती से मेरा नाम जोड़ दिया, मैंने इनको लीगल नोटिस भिजवाई तो माफी मांगी मुझसे इन्होंने। तो एक और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट तब लिया जब उसी आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उससे लिखवा लिया मेरा नाम और मुझे पकड़ के जेल में। क्या ये कानून है, कोर्ट ने इसका ये संज्ञान कानून लिया है होगा और संज्ञान लिया तभी तो मुझे बेल मिली। अभी बेल मिली है। तो जेल में डाल दिया मुझे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इनके आगे झुक जाता या फिर इनसे और मजबूती से लड़ता। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं जब रोज सुबह सो के उठता था तो एक ही बात सोचता था, जिस दिन निकलूंगा और ठोकूंगा इन लोगों को। ये जेल में तय कर लिया था एकदम हर दिन। वहां पे तो फैमिली का भी ख्याल आता हर होगा, दिन सबका ख्याल आता हर होगा। दिन ये मैं जब भी हर दिन जैसे सो के उठता था तो एक बार मेरे दिमाग में, जिस दिन बाहर निकलूंगा इनको और ठोकूंगा। और उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जब भी मैं तारीख पे आता था मैं कुछ ना कुछ इनके खिलाफ बोल के जाता था। अगर डर रहा होता तो उस समय क्यों बोलता, उस समय तो मैं इनके कब्जे में था। आप कोर्ट की तारीखों के मेरे बयान उठा के देखिए, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं
नरेंद्र मोदी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मेरे घर वालों को ये पूछने की इजाज़त नहीं थी कि तुम कैसे हो, क्योंकि मैंने मना कर रखा था। उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, जो 15 मिनट की बातचीत होती थी घर वालों से, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैं कहता था ये पूछा करो कि जेल में सब कैसे हैं, ये मत पूछो कि तुम कैसे हो, क्योंकि इनको लगेगा कि इनका परिवार परेशान है। मैं घर वालों को हंसाता था कुछ ना कुछ बातें करके, मैं कभी डरा ही नहीं इनसे। एक घटना और हुई इसमें कि जब मुझे बेल मिल गई तो बाहर लाने वाले शख्स ने कहा कि सर, न्यूज़ चला दी थी वो तो, सर आप जो है मोदी खिलाफ मत बोलिएगा। बोले कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, हम नहीं चाहते कि दोबारा आप फिर जेल में आए और ये लोग आपको फिर से जेल। अच्छी भावना के तहत उसने कहा। फिर जब फाइनल गेट पे मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक अधिकारी थी, उसने कहा सर झुकना नहीं है। अच्छा, और उसका वो वाक्य जो था वो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, ये लोगों की फीलिंग है। और बाहर निकला मैं, और फिर मैं तो ये जो डर का माहौल इन्होंने बना रखा है पूरे देश में, उससे लड़ना तो पड़ेगा आपको, और उसके जो खतरे हैं उसको उठाने पड़ेंगे आपको। तो एक इस लड़ाई में एक संजय सिंह काफी है इस और लोग जुड़े, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं और लोग जुड़े। कभी इस चीज का अफसोस तो नहीं हुआ कि कहाँ सामाजिक कार्य कर रहे थे? बिल्कुल सुकून अफसोस से नहीं थे, हुआ। ये यहाँ किसी के हार डॉक्टर ने चले मुझे गए। थोड़ी बताया था कि यहाँ आना है। अपनी मर्जी से आए हैं तो जो तकलीफ होगी उसको झेलेंगे, उसकी कोई चिंता वो जो नहीं। सेटिस्फेक्शन था आपका देखिए, सुल्तान ताली में जब आपको लोग मंच पर देखते हैं, माला फूल फेंकते हैं आपके ऊपर, आपकी जिंदाबाद लगाते हैं, वो भी दिन आप देखते हैं। जेल भी आप देखते हैं, लाठी भी आप देखते हैं, मुकदमे भी देखते हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं और रास्ता अपने मर्जी से आपने तय किया है, तो सब कुछ फेस करने के लिए तैयार रहिए। पहलगाम में जो बहुत ही क्रूर, निंदनीय जो कृत्य हुआ, जो ये आतंकवादियों ने किया वहाँ पे, और जिस तरीके से किया, इसकी खैर जितनी निंदा की जाए कम है। इस संबंध में आपको लगता है क्या भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए, ले लेना, छीन लेना चाहिए, ये सही मौका है? देश की मांग क्या है कि पाक अधिकृत कश्मीर, जहां से आतंकवादियों का अड्डा संचालित होता है, आप पीओके को वापस लो। मैंने तो अपना स्टेटस लगा दिया है कि पीओके वापस लो। जी जी जी, हमारी तो मांग है, आप पीओके वापस लीजिए। जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं उसको खत्म कीजिए। आप कहते हैं घुस के मारेंगे, घुस के मारिए ना। आपके लोगों को उन्होंने घुस के मारा, आप उनको घुस के मारिए। 200 किलोमीटर तक पाकिस्तान के आतंकवादी आपकी सीमा में आ गए, आपके लोगों को मारा और वापस चले गए। ये कैसे हो गया? ये वक्त है कि कुछ कार्रवाई करें। ये संजय जी पहला मौका है, जहाँ तक हमें याद पड़ता है, कि इतना बड़ा किसी भी आतंकवादी हमले के बाद देखिए इसमें पूरा देश, कश्मीरी अवाम और पूरा देश हमारे साथ देखिए है। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सारे विपक्षी दल, उन्होंने खुलकर बिना रुके 1 मिनट की भी देरी नहीं की। सब ने कह दिया भाई सरकार कार्रवाई करे, हम साथ में खड़े हैं। इतने सालों से कश्मीर में घटनाएं हो रही, कभी कश्मीर की जनता सड़कों पे नहीं आई, कभी नहीं। पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पे कश्मीर के लोग सड़कों पे आए। कश्मीरी रोए हैं, कैंडल मार्च कश्मीरी निकाले रोए, हैं। कैंडल मार्च निकाला उन्होंने जी ऐसे ऐसे स्टोरी उसमें आई। एक नौजवान जो था, उसने तो, जिसके जो इकलौता माँ बाप का बेटा था और उसकी मौत हो गई, जिसने बंदूक छीनी, आदिल की। जी आदिल। और एक नजाकत अली नाम का लड़का था, जिसने बीजेपी के पार्षद, पूर्व पार्षद के परिवार के 11 लोगों को बचाया। और बहुत अच्छी बात है, उन बीजेपी के लोगों ने उसको माना भी है, तारीफ भी की, पोस्ट भी लिखा फेसबुक पे। तो ऐसे मुसीबत की घड़ी में, ऐसे दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसे मौके का लाभ उठाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए ट्रोल करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि 15 मिनट के अंदर एक पत्नी जो अपने पति की लाश के पास बैठ के रो रही थी, बिलख रही थी, उसका कार्टून बनाती है बीजेपी और एक ट्वीट करती है, धर्म पूछा जाती नहीं। आप उस समय का इस्तेमाल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उसी महिला ने, लेफ्टिनेंट शहीद की पत्नी ने, जब ये अपील कर दी कि भाई
कश्मीरियों के खिलाफ नफरत मत फैलाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत मत फैलाओ, तो उसको माँ बहन की गालियां दे रहे ट्रोल किया जा रहा है उसको, गालियां दी जा रही हैं। यानी इस देश के अंदर एकता की, भाईचारे की, शांति की बात करना अपराध है। ऐसे लफंगों को केंद्र के मंत्री फॉलो करते हैं जो उस बेवा औरत को गालियां दे रहे हैं। इससे पहले धर्म पूछ के कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ, आतंकवाद का हमला नहीं हुआ। आपको लगता है इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है? अगर देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिल के आपस में रहें तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। तो वो ये चाहता है कि समाज हमारा बटा रहे, कश्मीरियों का रोजगार खत्म रहे, कश्मीरी भुखमरी के कगार पे पहुंच जाए तो हमारी गुणगान करेंगे वो, ऐसा उनका मानना है। इस मकसद से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये उल्टा पड़ा। कश्मीरियों ने जिस तरीके से कश्मीरियों ने बढ़ चढ़ के आगे आके उनके खिलाफ नारे लगाए सड़कों पे निकल के, ये अच्छी बात है। ये गलत पहली बार हुआ है। और मतलब ये मौका सरकार उठा सकती है, इसका फायदा पाकिस्तान को दुनिया में, देश में, दुनिया में सब जगह अलग थलग करने का, हाँ, और बिल्कुल। आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत खत्म उठाने का। बिल्कुल कर सकती है। आपको लगता है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जहाँ देश में एकजुटता हो रही है, वहीं किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी के साथ जो मुजफ्फरनगर में किया गया, देखिए ये हर उस शख्स के खिलाफ है जो एकता की बात करता है। तो जिन गुंडा एलिमेंट्स ने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली, उनको ये समझ लेना चाहिए कि राकेश टिकैत लाखों किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने उन लाखों किसानों की पगड़ी उछालने का काम किया है। अब हम लोग कुछ वक्त पे जी बात की जाए आपसे, क्योंकि आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमेशा स्टैंड रहा। आपने देखिए वक्फ का जो ये पूरा मामला है, इसको मैं ज़्यादा इसलिए भी समझता हूँ कि मैं जेपीसी का मेंबर था जी, और वहाँ पर इसमें काफ़ी डिस्कशन हुई। और ये जो बाहर बताती है सरकार कि साहब इसके लिए जब हमने जेपीसी बनाई तो पूरे देश से इसमें समर्थन आया, बिल्कुल झूठी बात है। अगर वो सारे करोड़ों मेल लेटर्स सब सामने किए जाए तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस बिल के खिलाफ अपनी बात कही। वह बिल के खिलाफ मैं क्यों हूँ या हमारी पार्टी क्यों है? क्योंकि आप संविधान के निर्माता नहीं हैं, आप इस देश के भाग्य विधाता नहीं हैं। आपका नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है, अमित शाह हो सकता है, आप एक पार्टी के द्वारा चुने गए नेता हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन संविधान आपने नहीं बनाया। और उस संविधान में कुछ बातें हमारी फंडामेंटल राइट्स के मामले में लिखी गई, कुछ चीजें लिखी कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। उसमें लिखा गया कि साहब हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक धार्मिक उपासना, पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी और अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आजादी होगी। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए लिखा तो वो तो कहते हैं कि प्रबंधन तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। कल को कोई सरकार आए और वो कहे कि भाई हम मंदिरों के मैनेजमेंट को हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो उनका राइट ही नहीं है। मतलब जो बिल है वो संविधान के खिलाफ है, पहली बात। के स्ट्रक्चर, संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। दूसरी बात क्या है, हिंदू टेम्पल्स को मैनेज करने के लिए वहां पे भी बोर्ड बने हुए हैं, कई राज्यों में बने हुए हैं। हाँ, सरकार बार बार कहती रही मिसमैनेजमेंट का, तो मिसमैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ में ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में अगर कहीं आपको कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक कीजिए, लेकिन उसके नाम पे जो आप बिल लेके आ रहे हैं उसमें तो आप उन संपत्तियों को कब्जा करने के लिए बिल ला रहे हैं। ये इस वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को वक्फ की जमीनें देने की एक शुरुआत है। बचेगा कोई नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ऐसा ही बिल गुरुद्वारों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसा ही बिल चर्चों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसा ही बिल जैन धर्म की जमीनों को कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसा ही बिल मंदिरों की जमीन को कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसा ही बिल बौद्धों की जमीन को कब्जा करने के लिए आएगा। ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोली है। और जैन धर्म के मंदिर को मुंबई में तोड़ के ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने, देखा होगा आपने। जी देखा। तो किसी के सगे नहीं है,
इनको किसानों की जमीन कब्जा करनी थी, वो बिल किसानों ने लड़के, हम लोगों ने लड़के रुकवा लिया। अब जमीन किसके पास है? मस्जिदों के पास है, मंदिरों के पास है, चर्चों के पास है, गुरुद्वारों के पास है। तो बोले चलो अब इनको कब्जा करो। 13,000 एकड़ जमीन, सुनिए आपके चैनल के लोगों को जानकारी होनी चाहिए, 13,000 एकड़ जमीन रक्षा विभाग की अयोध्या में उठा के अडानी को दे दिया। ये धर्म को मानने वाले लोग हैं। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में ट्रस्ट वालों ने खरीदी। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट के अंदर किया। मैंने उसके सारे पेपर रखे थे। 300 मंदिर तोड़े हैं काशी के अंदर इन लोगों ने, काशी कॉरिडोर के नाम पे, और गुजराती कंपनी को वहां पे ठेका दिया है। तो इसलिए आप धर्म के नाम पे भी धंधा करने में लगे हुए हैं। आपको मुसलमानों को बड़ी चिंता हो गई, साहब हम बड़ी मुसलमानों की हमें चिंता है, इसलिए हमें वक्फ बिल के लिए आए। क्या है उस बिल के अंदर लिखा हुआ? आप कह रहे हैं ना कि इसमें कहते हैं भ्रष्टाचार है वक्फ में, तो भैया जो सजा पहले 3 साल की थी उसको घटा के 7 साल करना चाहिए था, कम कर दिया। तो आपने घटा के 2 साल कर दिया। पहले वक्फ की जमीन में कोई भ्रष्टाचार पाया जाता था तो उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान था, वो इस बिल में हटा दिया। वो हटा दिया, सजा 3 साल से 2 साल 2 साल कर दिया। यानी कि अगर अडानी जी को मोदी जी कब्जा कराएंगे तो उनको सजा कम हो गई उनकी, और अब उनको गिरफ्तार नहीं होना पड़ेगा, या अपने जिस भी पूंजीपति को कब्जा कराएंगे जमीन। तो भैया तुम कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज कहते साहब इससे आमदनी बहुत हो जाएगी वक्फ की जमीनों से। कैसे आमदनी हो जाएगी? वक्फ की जमीनों पे क्या है? मस्जिद है, वक्फ की जमीनों पे क्या है? कब्रिस्तान। तो इमाम यतीम साहब टिकट खाने हैं। लगाएंगे कि भैया जोहर की नमाज है इतना टिकट है, ईसा की नमाज है इतना टिकट है, मगरिब की नमाज का टिकट इतना है, फजर की नमाज का टिकट इतना है, इतना पैसा दो तब तुम आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हो। ऐसा होगा? या फिर कब्रिस्तान में जाके सबको मुर्दों को बोलेंगे उठो उठो मोदी जी पैसा मांग रहे हैं। कैसे कमाई होगी? दरगाह है जहां पे थोड़ा बहुत चढ़ावा चलता है, वो अपना मैनेजमेंट उससे करते हैं। इसका रोड मैप नहीं दिया सरकार ने कुछ भी कि भाई हम कैसे कमाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ बस नहीं भाई, सिर्फ पेश किया। ओहो कुछ भी बोलते जाना है ना। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन वक्फ की है तो वक्फ की हो गई, यही फैलाते हैं पूरे देश में भाजपा। तो ये हुआ सच्चाई नहीं नहीं है, सकता ऐसा नहीं है। उसका एक प्रोसीजर है भाई बाकायदा। अगर आपको भी अपनी जमीन दान करना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो एक फॉर्म है वो भर के देना पड़ेगा कि मैं ऑनर कि हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। अब्दुल्ला चौधरी, अब मैं इसको जो है ऑनर हूँ, इसका दान करना चाहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर जाएगा, फिर सर्वेयर जाएगा, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि ये अपनी ज़मीन दान करना चाहते हैं, ये इनकी ज़मीन की चौहद्दी है, और अगर आपको इस पर कोई आपत्ति है तो आप इसमें अपनी आपत्ति दीजिए। और जब कोई आपत्ति नहीं आएगी तब वक्फ बोर्ड उसको रजिस्टर करेगा। कहते हैं कोई भी ज़मीन घोषित कर दिया वो वक्फ वालों की हो गई। और इसमें वक्फ बाय यूजर पे जैसे जिस तरीके से सवाल अब वक्फ बाय यूजर तो ये सबके लिए लागू है ना भाई। एक चीज आप बताइए, आप 300 साल पहले के कागज मांगेंगे, कहां से आएगा? मंदिरों का कागज आप मुझसे मांगेंगे, कहां से आएगा? बहुत सारे लोगों के बाप दादा ने जमीन मुंह दान कर दी कि भैया लो यहाँ मंदिर बना लेना, यहाँ धर्मशाला बना लेना। ऐसे ही मस्जिदों के साथ भी हुआ, ऐसे ही कब्रिस्तान के साथ हुआ। मैंने एक इनका एफिडेविट पकड़ा वहां पे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में लिख के दिया है कि देश की 99% जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन हो चुकी हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 100% संपत्ति जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। यानी कि जो संपत्ति राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड थी वो 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। ये सरकार मान रही है। फिर कागज क्यों चाहिए आपको? फिर आपने इसमें नियम क्या बना दिया कि अगर सरकार से कोई विवाद होगा तो उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर। फिर हम लोगों ने लड़ा तो कहें कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी। तो भैया ट्रिब्यूनल, अच्छा ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रिब्यूनल इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। और ये भी नहीं कि वक्फ बोर्ड के फैसले को कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले चैलेंज हो सकता है, वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं संसदीय प्रक्रिया जो है वो उसको ध्वस्त किया गया है। मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ आपके चैनल पे, ये गैर संवैधानिक बिल है। बिहार और आंध्रा के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस वक्फ बिल के बाद। अब वो भरोसा करें तो किस पे करें? जो नेताओं को तो इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि चंद्रा बाबू नायडू जी
और नीतीश कुमार जी, ये दोनों लोग अपने आप को सेकुलर नेता होने का दावा करते हैं। चिराग पासवान जी हों, सारे लोग। अब जब आप ये दावा करते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि इस वक्फ बिल में लिखा हुआ है कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूँ, ऐसा मुसलमान जो 5 साल तक धार्मिक रीति रिवाजों को मानेगा, वही दान कर सकता है। दुनिया के किसी भी धर्म के लिए ये बात लिखी गई हो तो बताइए आप। और ये स्टैब्लिश मतलब कैसे होगा, इसका कोई प्रोसीजर बताया? नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है, हमेशा किया, कर सकता है, नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बिल में इसका कोई प्रोसीजर बताया गया है कैसे ये स्टैब्लिश होगा कि किसी ने? पता नहीं, मैंने पूछा भैया तुम मुसलमानों के घर में सीसीटीवी लगाओगे, उनकी मस्जिद में लगाओगे, कौन 5 वक्त पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कौन सिर्फ ईद की पढ़ रहा है, कौन सिर्फ बकरीद की पढ़ रहा है, कैसे तय करोगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? कोई जवाब नहीं दिया उसका। चलिए, दान देने से पहले कुछ नमाजी हो जाएंगे मतलब। हाँ, मतलब क्या प्रक्रिया है वो भी तय नहीं है अभी, क्या प्रक्रिया है वो भी तय नहीं है। हो सकता है लिखते हैं कि भाई बीजेपी दफ्तर में जो रोज जाके साइन करेगा हम उसको प्रैक्टिसिंग मुसलमान मानेंगे। कास्ट सेंसस पे ये कैसे कास्ट सेंसस पे सरकार ने यू टर्न कैसे ले लिया? देखिए, जाति जनगणना ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। फिर ऐसे यू टर्न ना आरएसएस चाहता है। क्या ये लोग मजबूरी? जाति जनगणना के खिलाफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। पहलगाम की घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना की घोषणा आनन फानन में की गई। प्रधानमंत्री तो खुद इसके खिलाफ थे, योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ थे, नितिन गडकरी इसके खिलाफ थे, संघ के लोग इसके खिलाफ थे। तो अचानक जाति जनगणना आपको कैसे याद आ गई? अच्छा, जाति जनगणना आप करेंगे कैसे? उसका ना कोई आपने बजट तय किया, ना कोई टाइम लिमिट आपने तय की, ना आपने ये बताया कि भाई इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है जिसमें 50% की सीमा तय की गई है उसको बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जब आप पूरे देश का सर्वे कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 80% बैकवर्ड, दलित, ये सारी जातियां निकलेंगी। तो उनका आरक्षण आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा रखी है, तो कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव के लिए और पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए तो बिहार चुनाव में फायदा होगा इनको। अब उनको लगता है कि फायदा होगा। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 100 साल तक एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को अपना प्रमुख नहीं बनाया। बीजेपी वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ जाते हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जाती हैं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं जाते क्योंकि वो दलित समाज से थे। बीजेपी वो पार्टी है मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, आनंदीबेन पटेल जाती हैं, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। ये राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, लेकिन इनके मन का भेदभाव दलितों और पिछड़ों के लिए ख़त्म नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी मंदिर में चले गए पत्नी के साथ कन्नौज में, तो इन्होंने गंगा जल से मंदिर धुलवाया। अखिलेश जी के जाने से? हाँ, ये घटना आप चेक कर लीजिएगा। और अभी हुआ, ज़्यादा ताज़ी घटना है, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं। राजस्थान में जो वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन है वो चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने जाके गंगा जल से मंदिर को धुला क्योंकि वो दलित समाज से थे। फिर भी ये कामयाब क्यों है? वो कामयाब जो है वो तात्कालिक हैं, लंबे समय तक नहीं। 11 साल तात्कालिक होता है? मैं समझ रहा हूँ वो नहीं, उनका एक समय जो इनका चल रहा है, ये 11 साल का वक्त जरूर इनका हो गया, 4 साल और मान लीजिए पूरा कर लेंगे, 15 साल। लेकिन ये राजनीति इस देश में सफल नहीं होगी और इस राजनीति से देश का भला भी नहीं होने वाला है। अगर स्कूल बर्बाद हो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है, बिल्कुल, आबादी ज्यादा उनकी है, तादाद में है। इस अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है, आबादी ज्यादा उनकी है। बेरोजगारी देश में बढ़ रही है तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है, ज्यादा बच्चे हिंदुओं के बेरोजगार हैं। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का है, ज़्यादा हिंदू आबादी उससे प्रभावित हो रही है।
अगर इस देश की किसानी बर्बाद हो रही है तो ज़्यादा किसान संख्या में हिंदू हैं, उनकी किसानी बर्बाद हो रही है। अगर शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में डूब रहा है तो उसमें पैसा लगाने वाले ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। मतलब तो अपना नुकसान करा के आप इस बात से खुश हैं कि मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों को ठीक कर देंगे। ये बात बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन विपक्ष कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहा है जनता को? हाँ, वो बात आपकी ठीक है। विपक्ष जो है वो शायद उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। थोड़ा लोग संकोच में पड़ जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं, ऐसा करें कि ना करें, बोलें कि ना बोलें। आप नहीं बोलोगे तो वो रुकने वाले थोड़ी हैं, वो और करेंगे। देखिए, ये बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 10-11 साल में इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। अगर आप सोचिए, 2 करोड़ नौकरी का वादा इन्होंने किया था, झूठा निकला। 15 लाख देने का, काला धन लाने का, अब उसकी बात ही नहीं करते। फसल का दाम दोगुना करने का बात ही नहीं करते। विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस मैसेज को नहीं पहुंचा रहा है। मतलब एक इंडिया अलायंस की कोशिश हुई, लेकिन वो अब उस पर कभी मैं आपसे और डिटेल में बातचीत करूंगा। उसके बहुत सारे, देखिए क्या है, जो अगवा दल होता है, जैसे आज की तारीख में इंडिया अलायंस का सबसे आगे का दल कांग्रेस पार्टी है। उनकी अपनी कितनी समझदारी है, वो खुद क्या करते हैं, ये सब भी तो सवाल बनता है। भाई, अगर आप कोई अलायंस चला रहे हैं तो आपकी अपनी खुद की क्या समझदारी है? अब कांग्रेस ये कहती है कि भाई मतलब अलग अलग पार्टीज का कि उन्होंने हमारे साथ अलग इस स्टेट में कंटेस्ट किया, इस स्टेट में कॉन्टेस्ट किया। मैं बता देता हूँ आपको किस, सबको एक साथ बैठ मैं आपको बता देता हूँ किस स्टेट में कॉन्टेस्ट किया। भाई, हरियाणा का आप उदाहरण ले लीजिए। अंतिम तक ये लोग पहले 6 सीट की बात करते रहे, फिर 4 सीट की बात करते रहे, फिर 2 सीट की बात किया, फिर उसके बाद फोन बंद कर दिया अपना। ये हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ। 2 सीटें भी नहीं थी। इस पे कभी और डिटेल आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा हम आपकी फैमिली, निजी जिंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपकी वाइफ, बच्चे कहाँ मसरूफ़ हैं, कहाँ क्या रहता है? मेरी पत्नी जो है वो जौनपुर की रहने वाली हैं। माताजी भी मेरी जौनपुर से ही हैं। एक बेटी है मेरी जो उसने थिएटर किया, थिएटर करने के बाद अभी वो फिल्म इंडस्ट्री में, मुल्क में भी उसने काम किया। मुल्क में काम किया। ऋषि कपूर की भतीजी बनी है उस फिल्म में, उसका रोल किया उसने। बेटा है, उसने BBA किया है और वो भी अपना कुछ काम कर रहा है। पत्नी हाउसवाइफ है हमारी। तो यही एक छोटा सा परिवार है। 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। एक भाई है, उसकी भी शादी हो चुकी है। उनका भी अपना परिवार, सब सेटल्ड है अच्छे से। कोई रोकता तो नहीं कि मतलब राजनीति में इतनी समस्या हो गई है, जेल भी चले गए? क्या हो गया कि एक समय के आगे वो लोग अब जान गए कि नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये रहेगा अपने रास्ते पे। अब जैसे मैं जेल में था तो मैं घटना बताऊं, माताजी ने बार बार कहा घर में कि भाई मुझे मिलना है, ले चलो वहाँ पे। तो पत्नी ने कहा नहीं, वो आप इस पे ही बात कर लिया करो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो उनसे रहा नहीं गया। तो मैं अपने आँख का ट्रीटमेंट कराने के लिए क्लिनिक में आता था यहाँ पे। तो एक दिन वो खुद से अपना पर्चा बनवा के क्लिनिक में पहुँच गई और वो वहाँ बैठी हुई थी पहले से। जब मैं पहुँचा तो मैंने उनको देखा, तो मैंने जाके पैर वैर छुआ। तो पुलिस वाले जो साथ में थे उनको लग गया कि शायद इनकी कोई जानने वाली हैं। तो मैं बगल में बैठा तो मुझसे पूछी कि और ठीक हो तुम? हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एक माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि उसके बच्चे कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, खा रहे हैं ठीक, क्या खा रहे हैं, वहाँ खाने वाने को ठीक से मिलता है? तो मैं वो झोला लेके गया था जेल वाला, जिसमें कि चना था और गुड़ था। तो मैंने निकाल के उनको दिखाया, मैंने कहा यही खा रहा हूँ। एक माँ को सबसे ज़्यादा फिक्र तो खाने की होती है बच्चे की। तो फिर वो थोड़ी देर बैठी रही और फिर रोती हुई वहाँ से चली गई। तो दुख हुआ आपकी आंखों में आंसू आए? नहीं, मैं तो आपकी माँ के आंसू देख के तो देखिए, मुझे तो ये इजाजत अपने अंदर से ही नहीं थी। मुझे अपने मैंने बहुत अपने आप को रोका और मुझे अंदर से ही इस बात की इजाज़त नहीं थी कि मुझे कहीं कमज़ोर दिखना है। जब जिस दिन मैंने जेल
मैं पहला कदम रखा, तब से लेके बाहर आने तक मैंने ये तय किया था कि मुझे कहीं एक क्षण के लिए भी कमज़ोर नहीं दिखना है। और एक दिन एक जेल के अधिकारी ने मुझे स्पेशली आके बोला, सर आप 24 घंटे सर्विलांस में रहते हैं, थोड़ा दुखी रहा कीजिए। थोड़ा दुखी रहा कीजिए, ये उसके शब्द थे। क्योंकि मैं 1 घंटे म्यूजिक रूम में जाता था, फिर कबूतरों को दाना खिलाने जाता था, फिर सबके साथ बैठ के हंसी मजाक करता रहता था, लाइब्रेरी में जाता था, थोड़ी पढ़ाई करता मतलब था। ये बात सही है कि एक अलग ही ऊर्जा लेकर आए वहां से, और वो एकदम ऊर्जा नजर कोई भी आए। दिक्कत, मतलब उन 6 महीनों में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे दुनिया किसी के किताब कुछ का लिखा जिसका आप भी? जिक्र करना नेल्सन चाहेंगे? मंडेला जी के बारे में मैंने पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। 27 साल जिंदगी का जेलों में बिताया उन्होंने, और जिस जेल के सेल में वो रखे गए थे उसमें खड़े होने पे उनका सर लड़ता था। तो ये तो ऐसा नहीं है। अपना पीरियड तो बहुत छोटा लगा बहुत होगा छोटा, अपना। बहुत छोटा। कुछ लिखा भी आपने? वो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कितना कम गम है, तो उस हिसाब से ही देखना चाहिए चीज़ों को। कुछ लिखा आपने इस पीरियड में जेल में? लिखा है, और सही समय आने पे इसको निकालेंगे भी। जेल की डायरी? हाँ, जेल की डायरी। राजनीति के अपने संघर्ष होते हैं, जद्दोजहद होती है, और इसकी एक कीमत भी होती है। आपने क्या कीमत चुकाई, ख़ास तौर से फैमिली के फ्रंट पे? एक समय सीमा के बाद आपका परिवार भी तैयार हो जाता है कि नहीं, ये जिस रास्ते पे हैं, अगर वो रास्ता कठिन भी है तो अब इनके साथ ही जीवन बिताना है। वैसे आप पूछेंगे तो कीमत तो बहुत चुकानी पड़ी। मैं कहता भी हूँ इस बात को कि मुझे याद नहीं कि कभी मैं हफ्ता 10 दिन लगातार अपने परिवार के साथ रह पाया हूँ। जहाँ ये जेल का सवाल था तो उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने बच्चों को जेल से। तब मैं उस समय ईडी के लॉकअप में था, तो मुझे पता चला, पत्नी ने बताया कि बेटी रो रही थी, बेटा परेशान था, ये था। तो मैंने लिखा कि भाई जब खुशी का वक्त होता है तब तो सभी बहादुर रहते हैं। बहादुर की असली पहचान संकट के वक्त में है, वरना तो ऐसे ही सब बहादुर रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चों का जवाब आया इस लेटर का या नहीं? नहीं, फिर वो सुधर गए। फिर रोना धोना, यही जवाब था उनका। हाँ, रोना धोना बंद। फिर उनको समझ में आ गया कि भाई नहीं, ये तो किसी दूसरे मोड में है। एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, इसका जो जवाब है वो आप एक लफ्ज में दे सकते हैं चाहे तो। देश की राजनीति का बड़ा नेता जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, पूर्व में, वर्तमान में, कोई भी। रघु ठाकुर जी। आज के राजनीति में बीजेपी का कोई ऐसा लीडर जिसको आप पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर एक अच्छा लीडर मानते हैं? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब मोदी जी के प्रभाव में है, और मोदी जी के प्रभाव में जो कई लोग हैं भी अच्छे, वो बेचारे खुल के, लेकिन इनके पूरी पार्टी में नितिन गडकरी जी फिर भी ठीक है। भविष्य में यदि मंत्री बने तो कौन सा एक डिपार्टमेंट आप लेना चाहेंगे कि जिसमें, क्योंकि देखिए आपने सामाजिक कार्य किया, आप बदलाव के लिए काम करते रहे, तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि मैं काम करना चाहूँगा? पता नहीं, वो तो जब कभी ईश्वर मौका देगा तो बनेंगे। नहीं, कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो होगा कि मेरा मैं तो चाहता हूँ कि गृह मंत्री बनूं देश का। बदलाव उसमें चाहिए। मैं चाहता हूँ। भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं? मैंने अपने साथियों को बोल रखा है कि जिस दिन मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो मेरे चेहरे पे कालिक लगा देना। तो बीजेपी में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं? हरियाणा चुनाव और उसके बाद दिल्ली चुनाव के बाद मुझे लगता नहीं कि अब कोई इंडिया गठबंधन जैसी चीज़ बची है। और लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन था, उसके बाद अब कोई गठबंधन वाली बात नहीं। भविष्य में कभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संयोजक बन सकते हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पीएम बनाया जाए तो कौन सा एक बदलाव सबसे पहले करेंगे, पहली फाइल साइन करेंगे आकर कि ये बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये सब ऐसी काल्पनिक बातें सोचना ठीक नहीं है। वो थोड़ा सेखी बघारने वाली बात हो जाएगी। संजय सिंह राजनीति में ना होते तो कहाँ होते? मैं अच्छा सिंगर होता।
तो 2 लाइन सुना दीजिए फिर। गाने का मुझे बड़ा शौक है। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए 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 इसलिए। बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये तो हमने पहली बार सुना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने पहली बार ही कोई सुनेगा। बच्चे राजनीति में आएंगे या नहीं? नहीं, वो तो हमारी पार्टी का नियम भी है कि भाई एक परिवार से एक ही आदमी रहेगा राजनीति में। आप सिंगर हैं, आपकी बेटी एक्टर है, आपको कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? नहीं, मुझे दिलीप कुमार साहब और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद थी। हीरोइन में रेखा, स्मिता पाटिल तो अब दुनिया में नहीं है। तो ये अच्छे एक्टर एक्ट्रेस रहे ये लोग। आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि द चौक के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप कोई छोटा सा मैसेज। मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया दूसरी दुनिया में जा चुका है और वहाँ सही बातों को सुनना, सही खबरें देखना, सच्चाई जानना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे चैनल्स के साथ जुड़िए और द चौक के साथ जुड़ के आप अपने जो फीडबैक हैं वो भी दे सकते हैं और जो विचार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उसका लाभ लीजिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, जुटिए इसके साथ। मैं तो यही कहूँगा, जो अपील इनकी है मैं इनकी तरफ से करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।